फिर से आप लोग के सामने। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जाना, देखा और समझा उसे। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे और उन स्थलों से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई। प्रायः देखने में आता है कि जो 12th क्लास है उसमें जो एग्जामिनेशन की जो पद्धति है उसमें 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और उन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन हर एक साल रिपीट होते हैं। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके वहाँ जो हड़प्पा के प्रमुख स्थल थे उसमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा के बारे में, क्योंकि सबसे पहले खोज उसकी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी और जो हड़प्पा था वो रावी नदी के तट पे था। तो आइए चलते हैं मानचित्र पे। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई हड़प्पा की, और जब वहां पे खुदाई की गई तो वहां पे स्त्रियों की लघु मूर्तियां प्राप्त हुई। उसके अलावे गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा एक स्त्री से प्राप्त हुआ जिसे उर्वरता की देवी की संज्ञा दी गई। ऐसा माना गया कि इन्हें उर्वरता की देवी के रूप में उन्हें समझा गया। उसके अतिरिक्त वहां पे आर्य कब्रिस्तान के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। साथ साथ शंख, लकड़ी का हल, तांबे की मुहरे, खरगोश के चित्र वाली मुद्रा, लिंग और योनि की तस्वीरें, अवशेष, ठोस पहिए वाली गाड़ी, और फसल में अगर देखें तो जौ, गेहूं की भूसी, तिल, खेती, इन सब चीजों के बारे में अवशेष हम लोग को प्राप्त होते हैं। तो हड़प्पा में हम लोगों ने देखा कि ये सारी चीजें आती हैं। हालांकि एग्जामिनेशन जब होता है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जहां तक बात करें तो दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण तरीके से आते हैं। एक कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई और दूसरी कि ये किस नदी पर है और किसके द्वारा की गई। इसके साथ साथ कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लकड़ी के हल या आर्य कब्रिस्तान के बारे में भी प्रायः क्वेश्चन आता है। तो ये जो सेक्शन है दयाराम साहनी के द्वारा जो अवशेष जो खोजे गए हैं, जो खुदाई से प्राप्त की गई है, और ये जो पूरा हम इन चीजों को देख रहे हैं तो एग्जामिनेशन फिर से ये काफी महत्वपूर्ण है। आइए अब इसके अगले चरण में चलते हैं मोहनजोदड़ो की ओर, जिसकी खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी और यह सिंध नदी के किनारे स्थित था। अब आगे चलते हैं। क्योंकि मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो सिंधी शब्द से बना था और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यहाँ पर अभी तक लगभग जो खुदाई हुई है उससे 1398 विभिन्न प्रकार की मुहरे प्राप्त हुई हैं, जो अपने आप में एक आश्चर्यजनक कर देने वाली चीज है। यहाँ पर जो सबसे प्रायः आपको सभी पाठ्य पुस्तिकाओं में मिल जाएगा कि कांस्य की जो डांसिंग गर्ल थी, जो कांस्य की मूर्ति थी, एक महिला की मूर्ति प्राप्त होती है जो डांसिंग वाली मुद्रा में या नृत्य मुद्रा में होती है, दाढ़ी वाले मनुष्य, पुजारी का असर, ये सारी चीजें जो है प्राप्त होती हैं। अगर आप जो दिल्ली के संग्रहालय में जाएंगे, जो मुख्य म्यूजियम है, वहां पे जाने पे आपको बहुत सारी चीजें इससे मिलेंगी, जिसमें से कांस्य की मूर्ति अभी भी भारत सरकार के जो राष्ट्रीय संग्रहालय है उसमें संरक्षित है। उसके अलावा सभागार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जब भवन निर्माण था। स्नानागार के बारे में बहुत ही उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी यहीं से प्राप्त हुए थे। सूती जो कपड़े होते हैं उसके अवशेष मिले थे, और पानी का जहाज के बारे में भी चित्र वहां से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा शिलाजीत जो काफी उपयोगी पौधा होता है, जो शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है, उसके भी जो अवशेष जो वहां से प्राप्त हुए थे। इसके साथ साथ गाड़ी के पहिए, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हड़प्पा में भी ये चीजें प्राप्त हुई थी। उसके अतिरिक्त पशुपति की जो ध्यान मुद्रा वाली जो मुहरे थी वो प्राप्त हुई हैं। इसके बारे में कल हम लोगों ने जिक्र भी किया था कि एक ध्यान मुद्रा में एक व्यक्ति जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनके आसपास बहुत सारे पशु थे, तो हम उसके बारे में ये कल्पना करते हैं कि ये शायद पशुपति जी की प्रतिमा है और वो जो मुहरों पर अंकित है। अब इससे दूसरे चरण में जाते हैं। ये दोनों जो क्षेत्र थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान एरिया में थे, और उसी पाकिस्तान में एक और महत्वपूर्ण जो खोज हुई थी शहर, उसका नाम था चहंदड़ो, जो 1931 ईस्वी में खोजी गई थी। इसके द्वारा एन मजूमदार के द्वारा। ये भी सिंध नदी के किनारे, अगर आप इसको गौर से देखेंगे सिंध नदी को, तो सिंध जो नदी थी उसकी दाईं ओर चहंदड़ो था, जबकि बाईं ओर मोहनजोदड़ो था। तो 1931 में इसकी खोज की गई। ये भी सिंध नदी के किनारे था, और इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ आइए देखते हैं। इसमें मनके बनाने के कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अवशेष अलंकृत हाथी, स्वान,
पीतल के बर्तन, ये सारी चीजें मिली हैं। उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज मिलती है लिपस्टिक, जो महिलाओं की जो प्रसाधन की जो वस्तु होती है लिपस्टिक, वो भी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त तराजू, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ कि नाप और तौल की जो प्रणाली थी वहाँ पे काफी विकसित थी, तो वहां से तराजू प्राप्त हुए हैं। साथ साथ बैलगाड़ी के भी कुछ अवशेष मिले हैं। ये तो हम पाकिस्तान के प्रमुख 3 स्थलों के बारे में जिक्र कर रहे थे। अब आइए चलते हैं भारत में। और भारत में जो पहला स्थल था जो मिला था 1953 ईस्वी में, कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ था? जो उसकी खोज ब्रजवासी लाल के द्वारा की गई थी और यह सरस्वती नदी के किनारे था। यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वो अग्निकुंड, बेलनाकार मोहर, बैल की मूर्ति और नक्काशीदार ईंटें, ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। उसके साथ साथ हल से जुटे हुए खेत भी प्राप्त होते हैं यहाँ से। और भूकंप आया था, जब हम इसके पतन के बारे में पढ़ेंगे तो भूकंप एक महत्वपूर्ण कारण था। तो उनमें एक भूकंप के प्रमाण के भी जो है अवशेष वहां पे मिलते हैं। और इन सबों के अलावा एक महत्वपूर्ण चीज था मस्तिष्क शोध की बीमारी वाला कपाल। एक ऐसा सर प्राप्त हुआ था कपाल जिस पर कुछ लेप लगने की अनुमान होता है कि लेप लगा हुआ था। तो उससे वैज्ञानिक या पुरातत्वविद्ता यह समझने का प्रयास करते हैं कि शायद वहाँ की चिकित्सा प्रणाली काफी महत्वपूर्ण थी और उन्हें चिकित्सीय चीजों का गुण था, उन्हें पता था, इस चीज के बारे में जानकारी थी और वो शायद इस पर शोध कर रहे थे। तो हम देख चुके हैं ये कालीबंगन में 1953 में मिला था जो राजस्थान में है। उसके बाद हम चलते हैं 1957 ईस्वी में। 57 ईस्वी में लोथल जो गुजरात में स्थित है। मैं आपको बता दूं गुजरात के बारे में, सबसे अधिक भारत में अगर कहीं शहर अवशेष प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी के तो वो गुजरात था। और यहाँ पे जो लोथल है एक समुद्री तटीय क्षेत्र था, एक पत्तन था। जैसे एस.आर. राव के द्वारा इसकी खोज की गई और ये भोपा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पर एक बंदरगाह जिसे बोदीवाड़ा भी कहते हैं वहां से प्राप्त हुए हैं, जो बहुत बड़ा था। पूरे सिंधु घाटी जो हम पढ़ते हैं उसमें सबसे अधिक बड़ा बंदरगाह कहीं था तो वो लोथल में था। यहाँ से फारस की मुहरें मिली हैं, चूंकि बता चुके हैं कि यह एक व्यापारी केंद्र था। और यहाँ से अगर मानचित्र देखें तो फारस इसके ठीक पश्चिम में की ओर है और ये जो नौका से जल मार्ग से इसका व्यापार होता था तो बहुत सारे व्यापारी यहाँ आते थे। और यहाँ पे फारस की मुहरें, धान और बाजरे की खेती के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। मणिके के कारखाने भी यहाँ से मिले हैं। इसके साथ साथ 3 युगल सावधान, ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में अक्सर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि 3 युगल सावधान जहाँ पे 300 एक साथ रखे गए हों, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो लोथल से प्राप्त हुआ था। आटा पीसने वाले चक्की के भी अवशेष यहाँ से, अस्थियों के 100 भी प्राप्त हुए हैं। लोथल से एक बहुत महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं जो घोड़ों के अस्थियों के बारे में, क्योंकि पूरे और अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता को तो वहां पे कहीं पे भी घोड़ों की अस्थियां प्राप्त नहीं हुई हैं सिवाय लोथल को छोड़ करके। तो बहुत सारे लोगों को या यहाँ के लोगों को घोड़े की पशु के बारे में जानकारी नहीं थी, ज्ञान नहीं था, परंतु यहाँ के कुछ क्षेत्रों में इसकी चीजें मिली हैं। इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वहां पे जो व्यापारी लोग आते थे यहाँ पे तो शायद वो घोड़े लेकर आए थे और उसके कुछ अस्थि या अवशेष वहां पे प्राप्त होंगे। अब हम यहाँ से चलते हैं बनावली की ओर जो हरियाणा में स्थित है, जो 1973 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी रविंद्र सी बिष्ट के द्वारा और ये भी सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। ये चक्राकार अंगूठी यहाँ से प्राप्त हुई है। कान और नाक की बालियां मैं पहले बता चुका था कल जब हम लोग पढ़ रहे थे धार्मिक जीवन के बारे में, तो वहां बताया था कि पुरुष और स्त्रियां दोनों ही आभूषण का इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा, क्योंकि ये भी एक नदी के किनारे स्थित है तो मछली पकड़ने के कांटे के भी अवशेष यहाँ पे मिले हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी के खिलौने भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये मुख्य सिंधु घाटी सभ्यता के ये प्रमुख स्थल थे, यहाँ पे ये चीजें प्राप्त हुई। इसके अलावा कई और स्थल थे जिसके बारे में जहाँ पे बहुत कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु उसकी संख्या बहुत अधिक है। और हम लोग 12th क्लास के एग्जामिनेशन के अगर हम व्यू से देखें तो इतना हम लोगों के लिए पर्याप्त है। फिर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे इसके पतन के बारे में और हम लोग जानेंगे कि इसका पतन किस प्रकार से हुआ।